एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो पोल्यूशन चैप्टर की जो सीरीज़ चल रही थी उसका ये पार्ट 4 है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। क्वेश्चन में पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में पास किया था। 1990 में, 1987 में, 1986 में या 1992 में। बताइए स्टूडेंट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, 1986 में। ठीक है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया था। किस किस चीज़ के लिए? एनवायरनमेंट को जो पोल्यूशन हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, और हमारा जो वातावरण है उसकी रक्षा के लिए, और जो वातावरण की जो गुणवत्ता है उसको उसमें सुधार के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया था। ठीक है। 2 है, मैच करेक्टली द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने एक कॉलम में एक्ट दिए हैं, आपको उसके ये एक्ट किस ईयर में पास हुए थे उस ईयर से मैच करना है। तो देखिए, सोचिए क्या हो सकते हैं आंसर्स। चलिए देखते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 था वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने ये पढ़ा, अभी हाल मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में पास हुआ था। ठीक है ना। तो ये किस लिए पास हुआ था? ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को सुधारने, इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को क्या किया था? पास किया था। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कौन से ईयर में? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हुआ? 1986। अब अपन आते हैं 2 पे। 2 है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये हुआ था 1981 में। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम, जो कि 1981 में लागू हुआ था। मतलब लागू तो ये 1981 में हुआ था, लेकिन जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट था इसमें 1987 में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें इसको संशोधित किया गया था। 1981 में ये लागू हुआ और 1987 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है। तो इसके लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ये एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 1981 से हम इसे मैच करेंगे। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट जो था 1974 में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1974 में। ये क्यों पास हुआ था स्टूडेंट्स? वाटर बॉडीज़ की जो प्योरिटी है उसको बनाए रखने की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, मतलब वाटर बॉडीज़ जो है उसको प्योर रखने के लिए उसकी महत्ता को समझते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 1974 में वाटर एक्ट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम, इसको पास किया था। कौन से सन में? 1974 में, ताकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन है, वो इम्प्योर ना होएं। तो उसकी इम्प्योरिटी को रोकने के लिए और वाटर बॉडीज़ को प्योर बनाए रखने के लिए इस एक्ट को 1974 में लागू किया गया था। अब आते हैं अपन ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 पूछा गया है अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइस। मतलब जो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ये 1981 में लागू हुआ था और इसमें अमेंडमेंट हुआ तो इसमें नॉइज़ को इंक्लूड किया गया। ये अमेंडमेंट कब हुआ? 1981 में लागू हुआ और 1987 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, ताकि नॉइज़ को पोल्यूशन के रूप में सम्मिलित किया गया। इस अमेंडमेंट में क्या था कि नॉइज़ को, शोर को पोल्यूशन के रूप में इंक्लूड किया गया। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका अमेंडमेंट हुआ 1987 में। 3 है एनवायरमेंटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन नंबर 1 CSIR, ऑप्शन नंबर 2 NEERI, ऑप्शन नंबर 3 CPHERI, ऑप्शन नंबर 4 ICAR।
क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, NEERI, एनवायरमेंटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? NEERI। देखिए स्टूडेंट्स, द एनवायरमेंटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण नियोजन संगठन, इज कॉल्ड NEERI। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर हुआ? NEERI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CSIR, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान संस्थान है, क्रिएटेड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 1958 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था इसको एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए। किस लिए काम करती है ये? एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग के एरिया में काम करती है। इसकी जो स्थापना है या एस्टैब्लिशमेंट है, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की कंट्रोल को फोकस करने के लिए, मतलब वाटर सप्लाई और सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसको कैसे कंट्रोल करें, इन सभी चीज़ों को उस पर फोकस करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए इसकी स्थापना की गई 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में की गई थी। ठीक है, तो द एनवायरमेंटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? NEERI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार जो पार्टिकल्स जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उनका डायमीटर कितना होता है? 2.5 माइक्रोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर 2 5 माइक्रोमीटर होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है, या 7.5 माइक्रोमीटर होता है। तो बताइए क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 2.5 माइक्रोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? CPCB। इसके अनुसार जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका डायमीटर कितना होता है? 2.5 माइक्रोमीटर होता है। स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट पर्टिकुलेट मैटर इज। तो पर्टिकुलेट मैटर, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं PM। क्या होता है ये? तो ये जो है स्टूडेंट्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, such as a very small particles of dust, pollen, smoke और liquid droplets, इन सब फॉर्म में होते हैं। ये किस वजह से आ जाते हैं, कैसे आते हैं एटमॉस्फेयर में? ये ऑयल और फ्यूल्स के बर्न होने से बनते हैं। तो किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? या तो डस्ट के पार्टिकल्स के रूप में, या पॉलन के रूप में, या स्मोक के रूप में, या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं और लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इसलिए मेजर कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन के। दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग पीरियड, सो दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो पर्टिकुलेट मैटर है इनका साइज होता है 2.5 माइक्रोमीटर या फिर इससे भी कम हो सकता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा लंग्स तक चले जाते हैं। ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? कॉज करते हैं, यहाँ तक कि इसकी वजह से डेथ तक हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आंसर सही हुआ? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार पार्टिकल्स जो हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को, उसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 माइक्रोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी डिजीज़ है जो वाटर के कंटामिनेशन से नहीं होती पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हेपेटाइटिस B, 2 जॉन्डिस, नंबर 3 कोलेरा, नंबर 4 टाइफॉइड। कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो वाटर कंटामिनेशन से नहीं होती? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस B।
जो हेपेटाइटिस बी है ये वाटर के कंटामिनेशन से, वाटर के प्रदूषित होने से नहीं होती। ये हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होती है। यह वायरस ब्लड सीमेन, ब्लड हो गया, सीमेन हो गया और अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को फैलती है, पर्सन टू पर्सन फैलती है। ठीक है, तो ये वायरस द्वारा होती है, ना कि वाटर के कंटामिनेशन से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प्स टू रिड्यूस। क्वेश्चन में पूछा है जो ग्रीन मफलर स्कीम है वो क्या कम करने में हेल्प करती है? एयर पोल्यूशन को, नॉइज़ पोल्यूशन को, ई वेस्ट, या फोर्थ बोथ 1 and 2, मतलब 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। 1 and 2 मीन्स एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल करती है ग्रीन मफलर स्कीम। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन मफलर स्कीम, ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन है। क्या है? ग्रीन मफलर स्कीम ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन है। इसमें अधिक आबादी वाले यानी रेसिडेंशियल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं या नॉइज़ पोल्यूशन वाले जो एरियाज़ हैं, और जैसे रोड साइड हो गया, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास हो गया, यहाँ क्या करते हैं कि 4-6 रोज़ में 4 से 6 की पंक्तियों में ट्रीज़ और श्रब्स को लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने की ये एक तरह की टेक्निक है। जब हम 4 to 6 रोज़ में ट्रीज़ और श्रब्स को लगा देते हैं तो ये ट्रीज़ क्या करते हैं? नॉइज़ एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं, नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का काम करते हैं। ये एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं, बिकॉज ट्रीज़ एंड श्रब्स एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट गैसेस एंड कॉज सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। मतलब जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं और पर्टिकुलेट मैटर को भी सेटल करते हैं, सेटल डाउन करते हैं। तो इस तरह से ये पोल्यूशन को भी कम करते हैं, एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं और नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज मोर डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स। मतलब मोस्ट डेंजरस पूछा है। इसमें ये बताना है कि जो खतरनाक तो सभी हैं लेकिन मोस्ट डेंजरस कौन सा है? फॉस्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90, ऑप्शन नंबर 3 है सीजियम 137 या फिर आयोडीन 131। क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स स्ट्रोंशियम 90। जो स्ट्रोंशियम 90 जो है, स्ट्रोंशियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। स्ट्रोंशियम 90 जो है स्ट्रोंशियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। सभी जो न्यूक्लियर जो नाभिकीय विस्फोट होते हैं उनके द्वारा 5% रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम 90 मुक्त होता है। जितने भी नाभिकीय विस्फोट होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, उनमें 5% रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम 90 फ्री होता है, जिससे क्या होता है? वाटर, एयर और सॉइल तीनों तरह के पोल्यूशन होते हैं। यह प्लांट्स को और दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं उनसे ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू किस में पहुंच जाता है? ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है और वहाँ पे क्या होता है? हमारी बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है और बोन कैंसर और अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर्स को उत्पन्न कर देता है, मतलब बीमारी को कॉज कर देता है। इससे बोन कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आयोडीन 131 भी थायराइड कैंसर करता है। इसके अलावा जो सीजियम 137 दिया हुआ है वो भी मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन स्ट्रोंशियम 90 जो होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये बोन कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका करेक्ट 2, स्ट्रोंशियम 90। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कंटेन। इसमें पूछा है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें क्या नहीं होता, इन जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्या नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 PAN, ऑप्शन नंबर 2 ओजोन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं होता? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट्स का मिक्सचर है। ठीक है,
फोटोकेमिकल मतलब ये इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग तब बनता है जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ये सब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में इंटरेक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, PAN हो गया, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो किससे बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स दोनों होते हैं, तो दोनों मिलकर के फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो मिलकर के सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, तब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या हुआ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और ओजोन और PAN का फुल फॉर्म क्या है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्लस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं। ये अधिकतर कहाँ होता है, अर्बन एरियाज में होता है जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का यूज़ बहुत अधिक होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है हाई टेम्परेचर पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इज, ऑप्शन नंबर 1 है CO, ऑप्शन नंबर 2 है CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है PAN, ऑप्शन नंबर 4 है एरोसोल। तो आपको बताना है कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है उसका क्या क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, PAN क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है क्या होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे NO2 है ना, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स की रिएक्शन से बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स यानी कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उन कंपाउंड्स की आपस में रिएक्शन द्वारा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिएक्शन द्वारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, जैसे कि ओजोन और PAN आदि। PAN क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओजोन जो होती है उसकी हाई कंसंट्रेशन पर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अस्थमा, लंग कैंसर, ये सब डिजीजेज हो जाती है। अगर ओजोन की हाई कंसंट्रेशन हो तो सांस संबंधी जो डिजीजेज होते हैं जैसे दमा हो गया, अस्थमा जैसे बोलते हैं, लंग कैंसर, ये सब डिजीजेज हो जाती हैं। और जो PAN है, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये क्या करता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, रोक देता है। तो ये सब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं काफ़ी हानिकारक हो जाते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी PAN, इसे शॉर्ट में कहते हैं PAN, आर फॉर्म थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या बनता है, PAN बनता है, ये पूछा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 है CFCl3 एंड O3 ओजोन के बीच में। तो आपको बताना है आंसर, बताइए PAN कैसे फॉर्म होता है, किसके बीच रिएक्शन होने से फॉर्म होता है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। देखिए स्टूडेंट्स, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एसिटल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट PAN फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट जो PAN है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, जो किससे बनता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में क्रिया से बनता है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, PAN बनता है, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच क्रिया से क्या बनता है, PAN बनता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन।
स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोटेड क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।